नमस्कार। आज हम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने देखा था कि मगध के उत्कर्ष के जो विभिन्न कारण थे वो कारण क्या थे, इसका अध्ययन हमने पिछले वीडियो के अंदर किया था। और आज हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर मगध साम्राज्य है वो एक महाजनपद से किस प्रकार से साम्राज्यवाद की ओर अग्रसर हो रहा था उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन मगध साम्राज्य के उत्कर्ष से पहले हम उसके अतीत के अंदर झांकते हैं, उसके अतीत में चलते हैं, जिसमें मगध साम्राज्य के उत्कर्ष से पहले उसकी पृष्ठभूमि है, उसको जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और इस जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष है, इसको हम अध्ययन की दृष्टि से इसकी पृष्ठभूमि को 3 भागों के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले मगध का जो आरंभिक इतिहास है उसको जानेंगे। उसके बाद में हम महाजनपद कालीन जो व्यवस्था थी उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद में मगध का जो अन्य है ना जो महाजनपद थे प्रमुख रूप से, उनके बीच में जो संघर्ष चला था और उस संघर्ष के अंदर वो विजयी हुआ था, उसका अध्ययन हम करेंगे ताकि इसके उत्कर्ष को हम आसानी से समझ सकें। हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर मगध का विशेष न जो एक तरह से स्थान था। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख हमको अथर्ववेद के अंदर मिलता है और महाभारत और पुराणों से ज्ञात होता है कि प्रागैतिहासिक काल के अंदर चेदीराज वसु के पुत्र बृहद्रथ ने गिरिव्रज को राजधानी बनाकर मगध में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। ये मगध कहाँ पे स्थित था, इसको देखें तो आधुनिक बिहार के गया और पटना जनपदों के स्थान पर तत्कालीन मगध साम्राज्य था। इसके उत्तर में गंगा नदी, पश्चिम में सोन नदी, पूर्व में चंपा नदी और दक्षिण के अंदर विंध्याचल पर्वतमाला थी। इसके अंदर बृहद्रथ को मगध साम्राज्य का संस्थापक माना जा सकता है और उसके द्वारा जो स्थापित राजवंश था वो बृहद्रथ वंश था, यानी कि बृहद्रथ वंश कहलाया था। इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो जरासंध था, जो कि बृहद्रथ का पुत्र ही था। ये जो जरासंध था वो अत्यंत पराक्रमी और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था। हरिवंश पुराण से ज्ञात होता है कि उसने कौशल, काशी, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, पांड्य, सोबीर, मद्र, कश्मीर और गंधार यहाँ के राजाओं को परास्त किया था। इसी कारण पुराणों में जरासंध को महाबाहु, महाबली और देवेंद्र के समान तेज वाला कहा गया है। महाभारत में भी जरासंध के लिए कहा गया है कि जिस प्रकार सिंह महाहस्तियों को पकड़कर गिरिराज की कंदरा में बंद कर देता है, उसी प्रकार जरासंध ने राजाओं को परास्त कर उन्हें गिरिव्रज में कैद कर रखा था। तो जरासंध ने अपने साम्राज्यवाद से अन्य राजाओं को भयभीत कर दिया था। और हरिवंश पुराण से ज्ञात भी होता है कि जरासंध के बल से आतंकित होकर ही श्री कृष्ण को मथुरा छोड़कर द्वारका में शरण लेनी पड़ी थी। किंतु कुछ समय पश्चात ही कृष्ण की सहायता से पांडव भीम ने जरासंध का वध कर दिया था। हम देखते हैं कि जरासंध की मृत्यु के पश्चात ही मगध था वो पतन की और अग्रसर हो गया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि जरासंध के बाद में पुराणों में जरासंध के पुत्र सहदेव से लेकर रिपुजन्य तक बृहद्रथ वंश के राजाओं की सूची मिलती है, यानी कि जो अंतिम जो शासक था बृहद्रथ वंश का वो रिपुजन्य था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक हम देखते हैं कि छठी शताब्दी तक ये जो बृहद्रथ वंश है ये समाप्त हो चुका था। और छठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर अगर हम देखते हैं तो भारत अनेक स्वतंत्र राज्यों के अंदर बटा हुआ था, यानी कि टुकड़ों टुकड़ों के अंदर बटा हुआ था और उत्तर भारत में कोई भी एक सर्वोच्च शक्ति नहीं थी। इनमें से अनेक जो राज्य थे उसके अंदर गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, लेकिन अधिकतर के अंदर राजतंत्रीय शासक थे। ये जो राजतंत्रीय शासक थे वो महाजनपद के नाम से जाने जाते थे। हम देखते हैं कि जो हमने पिछले वीडियो के अंदर भी देखा था कि जैन धर्म और जैन साहित्य है और बौद्ध साहित्य है, उसके अंदर ऐसे 16 जो राज्य हैं यानी कि महाजनपद हैं
उनका उल्लेख हमको मिलता है। हालांकि हमने देखा था कि बौद्ध और जैन दोनों ग्रंथों के अंदर कुछ जो महाजनपद हैं उनके नामों के अंदर फर्क था। ये जो जनपद थे मुख्य रूप से वो थे अंग, काशी, वज्जी, मल, चेदी, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, गांधार, कंबोज, अवंती, वत्स, कौशल और मगध। और एक विशेष बात है कि ये सारे के सारे जो जितने भी जो राज्य थे यानी कि महाजनपद थे वो उत्तर भारत के अंदर ही थे। और इनमें से हम देखते हैं कि इन जो 16 जनपद थे इनके अंदर से अवंती था, वत्स था, कौशल था और मगध था। ये अत्यंत महत्वपूर्ण थे। यानी कि इन्हीं के बीच के अंदर भारत के अंदर विशाल साम्राज्य को स्थापित करने के लिए लेकर इन जो 4 महाजनपद है उनके अंदर संघर्ष होना शुरू होता है। और ये संघर्ष करीब है जो 1 शताब्दी तक चला था। 1 शताब्दी तक ये जो संघर्ष था इन 4 महाजनपदों के बीच में साम्राज्यवाद को लेकर, अपनी वर्चस्व को स्थापित करने को लेकर जो संघर्ष था वो चलता रहा था 100 साल तक लगभग। और मगध के प्रतापी राजाओं ने इन्हीं जो राज्यों यानी कि अवंती, वत्स और कौशल के ऊपर विजय प्राप्त करके भारत के एक बड़े भाग में विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की थी। इस प्रकार मगध के शासकों ने सर्वप्रथम अपनी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया था। और इस तथ्य की पुष्टि अनेक ब्राह्मण और जैन ग्रंथों से हमको प्राप्त होती है। मौर्य काल के अंदर हम देखते हैं कि मगध साम्राज्य की शक्ति है वो चरम सीमा पर पहुंच गई थी और लगभग संपूर्ण भारत मगध साम्राज्य का ही अंग बन गया था। किंतु मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का श्रेय मात्र चंद्रगुप्त मौर्य को ही नहीं दिया जा सकता, बल्कि मगध के मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व भी अनेक शासकों ने अपने बाहुबल और वीरता से मगध साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया था। और हम देखते हैं कि बौद्ध और जैन साहित्य के अनुसार भ्रातृथ वंश के बाद में आने वाला वंश था वो हर्यंक वंश था और उसका संस्थापक जो बिंबिसार था और वो बुद्ध का समकालीन था। और यहीं से मगध जनपद के एक है जो साम्राज्य के रूप में विकसित होने की जो कहानी है वो प्रारंभ होती है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार किसी शांत सरोवर के मध्य पत्थर फेंकने पर उससे उठने वाली जो तरंगों के जो वृत्त होते हैं यानी जो घेरे होते हैं वो धीरे धीरे फैलते चले जाते हैं। वैसे ही मगध साम्राज्य की सीमाएं फैलकर भारत के विभिन्न प्रदेशों को अपने में समेटती चली गईं और मगध साम्राज्य का उदय हुआ। तो मगध साम्राज्य का उदय और विकास के जो 3 चरण हैं वो हम अपने अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए विदा।